नमस्ते मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मैं आज पुनः आ गई हूँ कक्षा 8 की हिस्ट्री विषय को पढ़ाने। हिस्ट्री में मैंने उस दिन आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी दिया था और आशा और उम्मीद है कि आप उसको देख रहे हैं, उसको जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है आप उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में मैं चैप्टर 5 क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि मैं इसी महीने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर मेरा जो भी क्लास आएगा उस क्लास को आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री में ले रही हूँ और इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में शिल्प उद्योग की स्थापना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लास 8 का जो हिस्ट्री है बिहार बोर्ड का, ये अभी आधुनिक भारत का इतिहास है और इस समय हम मूलतः पढ़ रहे हैं यूरोपियंस के आगमन के बाद के भारत के इतिहास को। तो ये जो मेरा चैप्टर 5 है इसमें हम शिल्प उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि भारत का शिल्प उद्योग बहुत विकसित था अंग्रेजों के आने से पहले। और भारत का शिल्प उद्योग कपड़े के लिए हम शुरू से ही हमारे यहाँ सूत काटने की मशीन के द्वारा हम लोग कपड़े का निर्माण करते थे और काफ़ी उन्नत और विकसित था। और ये अनुमान किया जाता है और इतिहासकारों का कहना भी है कि हर घर में चरखा होता था और लोग चरखे से चरखा काट कर अपने लिए प्रत्येक दिन का दैनिक कपड़ा खादी का सूती का निर्माण करते थे। ऐसे रेशम के कीटों से रेशमी वस्त्रों की भी तैयारियां की जाती थी, रेशमी वस्त्र भी तैयार करके परिधान के रूप में ग्रहण किए जाते थे। तो आज मैं उसी समय भारत के शिल्प उद्योग के बारे में कि आधुनिक काल में भारत का शिल्प उद्योग का क्या स्थिति हुआ, अंग्रेज के आगमन के बाद, यूरोपियंस के आगमन के बाद भारत में अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई, किस प्रकार भारतीय उद्योग की दशा और दिशा निर्धारित हुई, इसके बारे में और भारतीय शिल्प उद्योग के उस समय की अवस्था के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आप लोग ध्यान देंगे और चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। जैसा बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणीय भूमिका निभाता है। अग्रणीय भूमिका का मतलब कि ये भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे विश्व के लोगों को शिल्प के क्षेत्र में बताने के क्रम में, ठीक है। भारत में शिल्प उद्योग अंग्रेज शासन से पहले ही काफ़ी विकसित था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पहले से ही लोग खुद से कपड़ा बुनकर पहनने का काम करते थे। यहाँ प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग ही था भारत का। मुगलों के शासनकाल में यहाँ एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात भी किए जाते थे, जैसा कि इतिहास में लिखित वर्णन भी है। विशेषकर ढाका की मलमल यहीं पर तैयार होती थी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ मलमल, बंगाल, लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धुतिया और दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारी वाले कपड़े एवं कुछ अन्य सूती कपड़े वस्त्र निर्माण और निर्यात बहुत ज़्यादा किए जाते थे। जैसे मैंने यहाँ पर मानचित्र में टिक लगाया है, आप समझ सकते हैं इस राज्यों से हमारे यहाँ के सामान विदेशों में भी जाते थे और इसके बदले हमारे देश में क्या आता था, तो सोने और चांदी यहाँ आयात होते थे, क्योंकि बाकी चीज़ हम खुद ही बनाते थे। उपयोग की बहुत कम वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे ऊनी कपड़े, तांबा, लोहा, कागज। एशिया के हाँ, जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ एशिया के देश जैसे चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले, इत्र, अरब से कहवा, खजूर, शहद आदि का आयात किया जाता था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। क्यों खराब होने लगी बच्चे? क्योंकि इस समय हमारे यहाँ अंग्रेज लोग अपना फैक्ट्री लगा दिए थे। क्यों हुआ था? तो हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण कर दिया गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, फैक्ट्री बन गया। फैक्ट्री बनने के बाद हमारे यहाँ क्या हो गया, तो हमारे यहाँ अब जो दिन बुनकर रोज काम करते थे, मेहनत करते थे, छोटा छोटा उद्योग अपने घरों में करते थे, धीरे धीरे समय ज़्यादा लगता था और सामान महंगे होते थे। तो ये उद्योग का जो स्थापना हुआ, उद्योग के सामान जो आने लगे ये सस्ते आने लगे और सस्ते आने के कारण जल्दी भी मिलने लगे। इसके एवज में क्या होने लगा, इसके एवज में हमारा कुटीर उद्योग बंद सा होने लगा और भारत का उद्योग, शिल्प उद्योग यहीं पर जाकर गिरने, धराशाही होने लगा। क्योंकि
सरकार यानी अंग्रेज सरकार की पॉलिसी थी कि भारतीय सामान भारत में ना बिके, और इसमें वो कहीं तक सफल भी हो गए थे। बच्चों, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी यानी 1750 के बाद का समय, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनैतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणकारियों, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारी को नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों, जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय क्या हो गया था, उस समय दूसरे देशों के आगमन के कारण हमारे जो बुनकर, दस्तक और दस्तकारी में जो क्षमतावान व्यक्ति थे उनका अब कार्य नहीं चल रहा था। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे कौन? तो बंगाल का ढाका, गुजरात का अहमदाबाद, सूरत और भरूच, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बनारस का जौनपुर, आगरा, कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई में, और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और कश्मीर के ऊनी वस्त्र भी प्रसिद्ध थे। इन उद्योगों की उन्नति के कारण सभी औद्योगिक केंद्र नगर बन गए, और जिसके विषय में आप आगे भी पढ़ेंगे कि धीरे धीरे यही आज के डेट में हमारे क्या है, मैनचेस्टर है, यानी ये कपड़ों के प्रमुख उद्योग के रूप में ये नगर आज के दिनों में स्थापित हुए हैं। ये महानगर बन गए हैं और आज ये बहुत ही बड़ा एक आयात निर्यात का इनका कार्य चलता है, और पूरे विश्व में यहाँ से कपड़े जाते हैं, व्यापार व्यवसाय होता है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शिल्प उद्योग का अब क्या हो गया था, स्थिति खराब हो गया था। भारत में शिल्प कला औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप के कई व्यापारिक कंपनी व्यापार के लिए आने लगे, और इस प्रकार क्या हो गया, भारत से कच्चे माल भी वो लेते थे, जैसा कि आपने पाठ 2 में पढ़ाई है, और हमारे यहाँ से एक मजदूर भी ले जाते थे। और इसमें दिया है, आपने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगाली कालीकट में पहुँचे थे। कौन पहुँचे थे बाबू? कालीकट के कोठिया में। तो कालीकट में कोठिया में पहुँचे थे और स्थापित किए थे वास्को द गामा अपना फैक्ट्री, है ना। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की उस समय अनुमति दे दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए, और भारत में उन्होंने क्या किया, बहुमूल्य वस्तुएं भारत लाती थी और यहाँ के राजे रजवाड़े को देती थी, राजाओं को, मुगल बादशाहों को देती थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस आ गए थे, क्या करने, व्यापार करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेके आए थे। तो इससे क्या हो गया कि हमारे जो बड़े बड़े शासक थे, राजा थे, जो देश को चलाने वाले थे, वो ये विदेशी कंपनियों के व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार हुए। क्या हुए? तो इन्होंने अपने लालच के लिए उनका उपहार ग्रहण किया, और इसके एवज में हमारे देश को उन्होंने दास बनने के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। पहले तो आप सभी जानते हैं कि भारत के साउथ में ये लोग आए थे, और बाद में जब भारत में वो रहने लगे तो पूरे भारत का नक्शा आप देख लो। पूरा भारत का ऐसा कोई प्रांत नहीं था, कोई राज्य नहीं था जहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री नहीं बनाई थी, जहाँ से वो व्यापार व्यवसाय नहीं कर रहे थे, जहाँ से वो खेती नहीं कर रहे थे। वो हर एक चीज़ से हमारे ऊपर से हमारे संसाधनों को ले रहे थे और हमें हमारा सामान बनाकर बेच रहे थे, यानी हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने लगा और करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम भी बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी हो गई, यानी हमारे यहाँ का कपड़ा अब इंग्लैंड में बिकना उन्होंने बंद करवा दिया, और इस प्रकार उन्होंने आयात को इंग्लैंड में रोक दिया। इसी समय वही तकनीकी विकास को आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। क्या लाई? जिसके विषय में आप पढ़ भी चुके हैं कि क्या लाई। तो हमारे यहाँ कल कारखाने, छपाई की मशीन उन्होंने स्थापित की, वो अपने यहाँ शुरू किए और फिर हमारे यहाँ किए। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव हुआ। अब ज़्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पे बनने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति ले आए, और मैनचेस्टर, लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े केंद्र बंद हो गए, क्योंकि ये तो हाथ से काम होते थे। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़े की मांग यूरोप के बाजार में बहुत थी,
19वीं सदी में सूरत एवं अहमदाबाद के पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसका विदेशों में निर्यात होता था। इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे या सजावटी डिजाइन बनाई जाती थी। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल करते थे बुनकर। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। इन कपड़ों का क्या होता था, बड़े बड़े घरों के लोग प्रयोग करते थे, और जिसके कारण भी इन कपड़ों का बहुत लोगों के बीच में रुझान था। इतना बंद करने के बावजूद भी बच्चों हमारे बुनकर हार नहीं माने और वो अपना काम कर ही रहे थे। अंग्रेज ने हमारे ऊपर बहुत सारी ज्यादतियाँ की थी, लेकिन तब भी हमारे बुनकर आहिस्ते से ही काम तो कर रहे थे और काम करते ही रह गए। आपके सामने अभी यहाँ 2 चित्र हैं। ये कपड़े में एक जामदानी का चित्र है, जो और एक जामदानी कपड़े को किस तरह बुना जाता था सोने की तार से, और दूसरा क्या है तो यहाँ देखिएगा दूसरा भी कपड़े का डिज़ाइन है। इस प्रकार हम देख रहे हैं पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर इन्होंने किया। कब किया तो 18वीं सदी आते आते। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग के विकास करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला भी शुरू हो गया। यानी कि यहाँ के सामान वहाँ जा ही नहीं पाते थे और वहाँ के सामान यहाँ पहले पहुँच जाते थे। अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था कि ऐसे कानूनों को बनाया जाए जिनके सहारे भारत के कच्चे माल का आसानी से निर्यात हो और तैयार माल भारत में जल्दी आ जाए। यानी सब तरफ से वो दिमाग लगा रहे थे। मशीनों की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब ये इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोलने लगे, ताकि उनके उत्पादित कपड़े यहाँ पे खपत होने लगे। इस प्रकार बच्चे यहाँ पर क्या होने लगा, इंग्लैंड का सामान कम दामों में बिकने लगा, और चूंकि हमारे यहाँ के बुनकर हाथों से बनाते थे तो सामान थोड़ा महंगा होता था और दाम में अंतर के कारण बाजार खराब होता चला गया। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़े की मांग यूरोप के बाजार में बढ़ी रह गई और 19वीं शताब्दी आते आते अहमदाबाद के पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार होने लगे, जिनका विदेशों में निर्यात होने लगा। और फिर आमतौर पर सूती वस्त्र और सोने के धागे के इस्तेमाल किए गए जामदानी के साड़ी बाजारों में आते थे। ढाका तथा लखनऊ के बुनाई केंद्र में कपड़े बनाए जाते थे। इस प्रकार से राजे रजवाड़े के परिवार में हमारे कपड़े जाते थे। और फिर हमारे यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही कौशलपूर्ण थे, जिसके कारण उनका कपड़ा बिकता ही था। ये भी अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ आपके सामने इंग्लैंड की फैक्ट्री दिख रही है जिसमें सूती कपड़े बनाए जाते थे। ये सच्ची की तस्वीर है जिसको इतिहासकार ने फोटो खींचकर इस किताब में डाला है। यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में हुई। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि अब उन चीज़ों का निर्यात करे जिनको अंग्रेजी उद्योग के लिए आवश्यकता है। जैसे आपने अध्याय 3 में पढ़ा कि किस प्रकार कपास की खेती, नील की खेती, अफीम की खेती, जूट की खेती के लिए हमारे यहाँ के किसानों को परेशान किया जाता था, मारा पीटा तक जाता था, जेलों में बंद कर दिया जाता था। कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ये किसान को बहुत तकलीफ देते थे। वे किसान से मनमाने दाम पर माल खरीदते और उन्हें अनाज की जगह नगद फसल उपजाने के लिए बाध्य करते। इंग्लैंड में खाद्यान्न की कभी भी कमी नहीं थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता। यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात ये लोग कहाँ करवाते थे, इंग्लैंड में। दूसरी तरफ कच्चे माल के लिए यहाँ के किसानों की भूमि को लेकर सिर्फ खेती के रूप में अफीम, गांजा और नील की खेती करवाई जाती थी। इस प्रकार हमारे किसान गरीब से गरीब हो गए और भूखमरी के कगार पर आ गए। इनका जीवन कष्टकारी हो गया और फिर भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा और ये दिन रात उन्हें प्रताड़ित करते। एक समय तो ऐसा भी आया था जब हमारे यहाँ निःऔद्योगिकीकरण का प्रादुर्भाव हो गया था। निःऔद्योगिकीकरण का अर्थ होता है जब देश के किसान देश में खेती बाड़ी छोड़, देश के किसान मतलब देश के शिल्पकार देश में उद्योग का काम छोड़कर अब देश में किसान के रूप में कार्य करने लगे। यानी इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कि इंग्लैंड में जहाँ
हथकरघा उद्योग के विनाश का स्थापना हुआ, वहीं मशीनों के लिए यह भारत के दस्तकारों के लिए, बुनकरों के लिए एक विनाश बन गया और उसने अपना ही हर प्रकार से लाभ कमाया भारत